dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to previous year question paper. मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट की है हरियाणा जुडिशरी के रिगार्डिंग और राजस्थान के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैंने लास्ट जो वीडियो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 30 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया है और उसके बाद का कंसेप्ट हम आज करेंगे और नेक्स्ट एक वीडियो और इसके ऊपर और बनेगा। आई होप आपने वो वीडियो जो एंजॉय किया हो। अगर फिर भी किसी प्रकार का उसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं 31। मैक्सिम ओबिजस इबी रेबिडियम मीन्स कि ओबिजस रेबिडियम का क्या मीनिंग है। ओबिजस जस का मतलब होता है लॉ। वेयर देयर इज ए लॉ देयर इज ए रेमेडी। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिम सेल्स पॉपुली सुप्रीम लेक्स कि सेल्फ सुप्रीम होता है सबसे बड़ा लॉ है। कौन सा लॉ है? पॉपुली होता है पब्लिक। तो पब्लिक का जो सेल्स मतलब वेलफेयर, पब्लिक का जो वेलफेयर है वो सुप्रीम लॉ है। द राइट आंसर इज ए। ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग आइडल इज ए गॉड ऑफ गॉड इज जो मूर्ति को तोड़ दिया जाता है किसी देवी देवता की उसको क्या बोला जाता है? किस प्रकार का ऑफेंस बोला जाता है? क्या उसे क्राइम बोला जाता है? क्या उसे ब्लास्फेमी? क्राइम तो मतलब कोई भी क्राइम हो गया। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि ईश्वर की निंदा करना। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी भी धर्म का अपमान करना, किसी भी मूर्ति को तोड़ना। तो ये राइट आंसर क्या आएगा इसमें? सैक्रिलेज आएगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी फेंसिट्रिया। एक्टस नॉन फैसिट्रियम ये जो है क्रिमिनल लॉ में माना जाता है कि एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। इसका मतलब होता है कि एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी। कोई भी एक्ट है जब तक किसी आदमी को गिल्टी नहीं बनाएगा, जब तक उसकी क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि मेंस रिया नहीं है उसके अंदर और गिल्टी माइंड नहीं है, यानी कि क्रिमिनल एक्ट और इंटेंशन दोनों चीज़ें जब तक उसमें इंक्लूड नहीं है तब तक वो मेंस रिया कोई भी जो है कह सकते हो कि आप क्राइम नहीं माना जाएगा। तो एक्टस नॉन फैसिट्रियम मिनी मेंसिया तो ये कब अप्लाई होता है? ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी अप्लाई। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर मेंसरिया तो नहीं था लेकिन एक्ट किया गया था। और क्राइम ऑफ क्लॉकवाइज प्रिसीजन। क्लॉकवाइज प्रिसीजन का मतलब जब भी कोई हमने काम करा, कोई भी प्लान बनाया फिर उस प्लान को अंजाम दिया तो क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है सारा कुछ, स्टेप बाय स्टेप तो होता है। इन केस ऑफ रेप, रेप के मामले में भी ये अप्लाई होती है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द above या all of these. Next question is which of these was not a punishment in ancient time. ancient time में कौन सी punishment नहीं होती थी? ancient time में क्या होता था? पुराने टाइम में अगर कोई गलत कर देता था, कोई गलत एक्टिविटी कर देता था, कोई क्राइम कर देता था, उसको एक तरीके से वार्निंग देके भी छोड़ा जाता था। उसे बोलते थे एडमोनिशन। तो ये वहाँ होता था, फाइन भी दिया जाता था और इम्प्रिजनमेंट कुछ एक टाइम की सज़ा भी दी जाती थी, 2 महीने 2 साल ऐसी सज़ा भी दी जाती थी। लेकिन डेथ का प्रोविज़न जो है वो एंशिएंट टाइम में नहीं होता था। द राइट आंसर इज डेथ। 39th अमेंडमेंट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 39th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। किस केस में डिक्लेयर किया गया था? 39 अमेंडमेंट जो था वो किसके रिगार्डिंग था? 39 अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर इन सभी को कोर्ट से परे माना गया था। ये माना गया था कि कोर्ट इनमें किसी प्रकार का फैसला नहीं दे सकेगी। तो इसको जब चैलेंज किया गया तो केशवानंद भारती के केस में इसे चैलेंज किया गया और जो केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था, उस केस में ये बात कही गई कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तो केशवानंद भारती के केस से निकल के आया था। उसमें ये बात कही गई कि ये जो है कंसेप्ट है जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और लोकसभा स्पीकर को अगर मान लो कोर्ट की स्क्रूटनी का मतलब है कोर्ट के हद से बाहर निकाल दिया गया तो ये क्या होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और बेसिक स्ट्रक्चर के ये अगेंस्ट होगा। द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ है यानी कि कानून के सामने सारे बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी और ये अवेलेबल है 14 में। किस किस को दिया गया? क्या सभी सिटीजन्स को दिया हुआ है सिर्फ, या सारे पर्सन्स को दिया हुआ है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो इसमें जब आप देखते हो ना एवरी पर्सन वर्ड है, एनी पर्सन वर्ड है, तो इसका मतलब है जब एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है तो ये सभी के लिए इक्वली अप्लीकेबल हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑल पर्सन्स। वंदे मातरम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का
दिया हुआ है, इसको लिया गया है, उनका एक ग्रंथ था आनंद मठ, उसमें से इसको डिराइव किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू हुम। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किसको दिया गया? जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 9 पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है सिटीजन। सिटीजन की बात की गई, उसमें सिटीजन वर्ड यूज किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिटीजन। हु कैन फाइल ए PIL? PIL कौन फाइल कर सकता है? क्या PIL के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है? एनी पर्सन, क्या कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है? कोई कंपनी फाइल कर सकती है? लॉयर फाइल कर सकता है? नन ऑफ दिस। देखिए, कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, वो खुद भी फाइल कर सकता है, किसी लॉयर के थ्रू भी कर सकता है, और अगर कोई कंपनी है तो वो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस तो आएगा नहीं। जब एनी पर्सन हम टिक कर देंगे तो इसके अंदर लॉयर भी आ जाता है और कंपनी भी आ जाती है, तो एनी पर्सन इज द राइट ऑप्शन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 2008 का एग्जाम है, तो 2017 के एग्जाम में हरियाणा जुडिशरी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा गया था। सॉरी। वाई इज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नॉट एनफोर्सेबल? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्या उनके पास कोई एजेंसी नहीं है उसको एनफोर्स करवाने की? नहीं, एजेंसी तो है। क्या इट इज़ एनफोर्सेबल? क्या इसके जो रूल्स एनफोर्सेबल है? नहीं, एनफोर्सेबल नहीं है। देयर इज एन एजेंसी, एजेंसी तो है बट वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर एजेंसी है, उसके पास इतनी ज़्यादा डेप्थ पावर नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, देयर इज एन एजेंसी बट वेरी वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन वुमन इन विच प्रोवाइड इन विच एक्ट? किस एक्ट में प्रोवाइड किया गया था कि वुमन को भी इक्वल पे मिलेगा? इक्वल रेमनरेशन एक्ट 1976 को लाया गया था। उसमें सिर्फ इसी बेस पर लाया गया था कि वुमन हो चाहे मैन हो चाहे कोई भी, अगर वो इक्वल लेबर कर रहा है तो उन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। हालांकि इससे पहले काफ़ी गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, कुछ एक जगह तो फॉलो भी हो रही है, कुछ एक जगह अभी तक फॉलो नहीं हो रही। द राइट ऑप्शन इज इक्वल रेमनरेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट पनिश्ड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। देखिए, जब स्टूडेंट को किसी डिसिप्लिनरी एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से किसी मामले में पनिश कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? क्या वो क्वाजी जुडिशियल होता है? क्वाजी जुडिशियल में क्या होता है? सरकार की तरफ से कोई ऐसी अथॉरिटी, जैसे DC होते हैं, SDM होते हैं, उनको क्या है, SDM कोर्ट और DC कोर्ट कुछ पावर दी गई है। सॉरी। तो उसके तहत क्या है, वो क्वाजी जुडिशियल है कि वो जज की तरह वहाँ पर फैसले देते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं है, क्योंकि SDM, DSP, VDPO या तहसीलदार वगैरह की पावर इनके पास नहीं है, उस तरीके की ये कार्रवाई नहीं है। क्या डोमेस्टिक इंक्वायरी? क्या घरेलू मामले में इंक्वायरी हुई है? घरेलू मामले में भी इंक्वायरी नहीं है। क्या ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है? तो इसे डिपार्टमेंट इंक्वायरी बोला जाएगा। द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C। क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसमें ये बताया गया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो बनाया गया था वो किस डेट से बनाया गया था? तो ये जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है इसे अडॉप्ट किया गया था। तो द राइट आंसर इज 10/12/1948। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्सुअल हैरासमेंट केस के नाम से कौन सा केस फेमस है? ये तो सभी जानते हो कि सेक्सुअल हैरासमेंट के नाम से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज राइट टू लाइफ मीन नॉट मेयर एग्जिस्टेंस बट टू लिव विद डिग्निटी? कौन से केस में कहा गया था कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एक एनिमल की तरह जीना ही नहीं है, बल्कि एक डिग्निटी, एक सम्मान की तरह जीना है? तो ये कहा गया था मेनका गांधी के केस में। तो ये कुछ भी इतना समझाने वाला नहीं है, इसलिए इसको मैं टू द पॉइंट ही आपको आंसर बता रही हूँ। इससे अगला है, फ्रॉम विच लॉ इज़ द मुस्लिम लॉ गवर्न? पहले टाइम में क्या होता था, जब शरीयत एक्ट 1937 नहीं आया था, उससे पहले कुरान को ही मुस्लिम लॉ का आप कह सकते हो सोर्स माना गया था, प्राइमरी सोर्स माना गया था। बट जब शरीयत एक्ट 1937 लागू हो गया, उसके बाद शरीयत एक्ट लागू होता है, शरीयत एक्ट को माना जाता है, लेकिन उसमें कुरान को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन राइट आंसर शरीयत एक्ट ही होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आप क्या कहते हो? कहते हैं ना कि ये बिल पास कर दिया, ये लॉ बना दिया गया, ये लॉ क्या है? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो राइट आंसर इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एनेक्टमेंट बोलेंगे उसे, लॉ बनाना बोलेंगे। व्हाट इज ए टेस्टामेंट? टेस्टामेंट का क्या होता है? जैसे देखते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, टेस्टामेंट बोलते हैं विल को। तो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, विल के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया गया। द राइट आंसर इज विल। उससे अगला है हमारा कंसेप्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जब आप ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखते हो ना, उसमें चेक भी होता है, प्रोनोट भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, उसमें हुंडी नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हुंडी। हुंडी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, उसमें 3 ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें? चेक होता है, प्रोनोट होता है, और हुंडी इंस्ट्रूमेंट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक नॉर्म्स वाज एनेक्टेड बाय हैंस केल्सन। केल्सन का फुल नाम था हैंस केल्सन ने कौन सी थ्योरी को बताया था? मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर अपलोड किया, आप एक बार उनको भी सुन लीजिएगा अगर आपको टाइम लगे तो। जो हैंस केल्सन ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी ग्राउंड नॉर्म। ग्राउंड नॉर्म का मतलब जो बेसिक नियम्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके कोई भी लॉ को जो है प्रिवेल करवाया जा सकता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी रूल ऑफ हार्ट। सेकेंडरी रूल क्या कहते हैं हार्ट के? हार्ट के एक्चुअली हार्ट जो प्रोफेसर थे उनके जो उन्होंने 2 प्रकार के रूल में लॉ को डिवाइड किया। फर्स्ट रूल प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी तो ये कहता है कि कुछ एक ऑब्लिगेशन है वो क्रिएट कर दी गई है। सेकेंडरी रूल वो कहता है कि जो किसी रूल्स को, जो प्राइमरी रूल बन गए उनको गवर्न कैसे किया जाएगा, वो पावर कन्फरिंग रूल जो थे वो क्या थे? सेकेंडरी रूल थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर कन्फरिंग रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल इंजीनियरिंग वॉज गिवन बाय। सोशल इंजीनियरिंग किसने दी थी? रोस्को पाउंड ने दी थी। जब आपने LLB भी करी होगी तब भी उसके अंदर ये कंसेप्ट आता है। तो रोस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी थी। राइट इन ए मशीन इन्वेंटेड इज कॉल्ड। जब मशीन को इन्वेंट कर दिया जाता है तो वो किसके अंदर फॉल करता है? वो इन्वेंशन तो होता है, पर कौन सा कॉपीराइट के तहत उसमें आता है? तो ये पेटेंट एक्ट में आएगा। डिज़ाइन तो है नहीं, वो ट्रेड भी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो ये पेटेंट एक्ट में फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच म्यूनसिपलिटीज आर्टिकल वर द इंसर्टेड। किसके अंदर आर्टिकल जो है इंसर्ट किया गया था म्यूनसिपलिटी के रिगार्डिंग? ये आर्टिकल इंसर्ट कौन से ईयर में किया गया था? कौन सा इसका सही ऑप्शन है? इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं। इतना डिटेल में करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर बेसिकली हम देखें तो 243P से जो है ये स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जो इंसर्टेड का जो सही ऑप्शन माना जाएगा इसमें 243P माना जाएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है ना। तो मेन के एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्री में कभी कभी पूछा जाता है, तो मोस्टली ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ए प्लान टू मर्डर एंड कैरीज आउट प्लान इन क्लॉकवाइज प्रिसिशन। अगर मर्डर किया किसी ने और कैरीड आउट प्लान क्लॉकवाइज प्रिसिशन का मतलब होता है उसी चीज़ को क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना एक कंटिन्यूटी में, उसी प्रकार से मर्डर का प्लान करने के बाद उसको किया सारे एक्ट को, तो क्या क्या माना जाएगा? क्या सिर्फ मेंसरिया होगा? नहीं, एक्ट भी तो किया है उसने। मर्डर की बात आ रही है, जब एक्ट सीरियस होगा? नहीं, उसकी इंटेंशन भी तो थी। तो कौन सी चीज़ आएगी इसमें? राइट आएगी कि एक्ट सीरियस और मेंसरिया दोनों ही होंगे, क्योंकि गिल्टी माइंड और एक्ट के बिना कोई भी क्राइम जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। प्रिजनर रिलीज्ड बिफोर पनिशमेंट। जब किसी प्रिजनर को पनिशमेंट कंप्लीट होने से पहले रिलीज कर दिया जाता है तो क्या वो बेल होता है? नहीं, बेल में तो पनिशमेंट होती नहीं, उससे पहले ही बेल दिया जाता है। प्रोबेशन जो होता है पनिशमेंट हो जाती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है क्या उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा या नहीं। एक्विटेड तो वो बरी ही नहीं हुआ। अगर एक्विट का मतलब है, अगर एक्विट ही हो जाएगा तो उसको पनिशमेंट किस चीज़ की मिलेगी? तो द राइट ऑप्शन इज पैरोल। क्वेश्चन नंबर 59 हु एड्स द कमीशन ऑफ द एंटायर क्राइम। पूरे क्राइम को में मदद कौन करता है? पूरे क्राइम में जो अबेटर होता है वही मदद करता है। एकम्प्लिश तो उसके साथ देने वाला होता है, कल्प्रिट भी उसके साथ ही होता है। तो अबेटर इज द राइट ऑप्शन। डेफेमेशन बाय राइटिंग इज कॉल्ड। जो डेफेमेशन रिटन फॉर्म में होती है उसे क्या कहा जाता है और ओरल फॉर्म में क्या कहा जाता है? ओरल फॉर्म को सलेंडर बोला जाता है और रिटन फॉर्म को लाइबल बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज लाइबल। तो आज हम जो है 60 क्वेश्चन तक ही कवर करेंगे। 61 से 90 तक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी लेक्चर से स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि शॉर्ट लेक्चर्स ही बनाऊं। जब जरूरत पड़ेगी लेंथी लेक्चर्स की, एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो हो सकता है मैं लेंथी लेक्चर भी बनाकर अपलोड करती रहूँगी। और बाकी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे लेंथी 1 घंटे का लेक्चर बनाना चाहिए या टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे लेक्चर अपलोड करने चाहिए। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा आज का ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका कुछ बेनिफिट उठा सकें। कोरोना के इस काल में अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।